एहसान है हम लोगों पे हर आन। ऐ रहमत रमजान, फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब इफ्तार के बाबरकत लम्हात में माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 28वां रोज़ा और आज 29वीं शब होगी, रात को आखिरी ताकरात। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो सकता है कि आज चांद रात हो और कल ईद हो जाए। बहरहाल आपके सामने एक बार फिर रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठे माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बार फिर हम वो सातें देख रहे हैं, वो लम्हात देख रहे हैं, उन अय्याम को महसूस कर रहे हैं, उन रातों की तरफ जा रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये माह रमज़ान की बहुत ही ज़्यादा बाबरकत रातें और सातें हैं। और ये आखिरी लम्हात हैं जिसमें मोमिन के लिए मौका होता है कि वो अपने रब को राज़ी कर सके। आज जब हम 28वें रोज़े पर खड़े हैं तो इस बात पर हमें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए कि हमने माह रमज़ान मुबारक की कितनी कदर की और कितना हमने इसमें इबादत करके रब ताला को राज़ी किया। अगर नहीं किया तो इन सातों में हम कर सकते हैं। अब मौका आ रहा है ईद के चांद का। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक अरसे तक ये झगड़ा भी चलता रहा कि चांद नज़र आया है या नहीं आया। गो कि इसके शरई पहलू और शरई मामला बहुत आसान है, लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को स्कैंडलाइज कर दिया जाता है और हर शख्स अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना लेता है। इसलिए पिछले कई अदवार में ऐसा हुआ कि 2 ईदें और कभी 3 ईदें और सरहदों पे अलग ईदें और KPK में अलग ईद हो, बाकी मुल्क में अलग ईद हो, ये चक्कर और इस तरह के मसाइल होते रहे। अब ये 2-3 सालों से कुछ मामला बेहतर हो गए कि सुना है ये है कि जो लोग ये मसाइल पैदा करते थे, गो कि वो भी मुफ्ती थे, वो भी आलिम दीन थे, उलमा थे, लेकिन अब उनको खुद ऑन बोर्ड ले लिया गया है और वो उस सफ़र में, उस कश्ती में सवार हो गए हैं जहाँ सारे बैठकर मुल्क में चांद का या ईद का फैसला करते हैं। मुझे हमेशा हैरत होती थी कि चांद पर जो इख्तलाफ होता है वो रबीउल अव्वल के चांद पे क्यों नहीं होता, वो सफ़र के चांद पे क्यों नहीं होता, वो मुहर्रम के चांद पे क्यों नहीं होता। अगर होता ही है तो रमज़ान यानी रोज़ा रखने के लिए या शव्वाल यानी ईद के लिए, पर इन्हीं पर जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन ईद उल अज़हा पे भी नहीं आता। तो जो लोग ये इख्तलाफ करते थे वो अब सारे खामोश हो गए। तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इख्तलाफ स्टार्ट कैसे हुआ था, और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अचानक इख्तलाफ ख़त्म कैसे हो जाता है। ये भी नहीं समझ में आता कि ये रमज़ान और शव्वाल के चांद में इख्तलाफ क्यों होता है, और ये भी नहीं समझ में आता कि बाकी महीनों में इख्तलाफ क्यों नहीं होता। बहरहाल इख्तलाफ ना होना एक पॉजिटिव बात है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा पढ़ रहा होता है, लिख रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, तो वो ये सवालात उसके जहन में आते हैं कि पहले इख्तलाफ था अब क्यों नहीं है, और सिर्फ रमज़ान में या ईद के चांद पे इख्तलाफ क्यों होता है, बाकी पे क्यों नहीं है। तो बहरहाल इस सवाल के जवाब या इन सवालात के जवाबात तो वही दे सकते हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया। पाकिस्तान के जय्यद उलमा मुफ्तियान इकराम हमेशा ये चाहते हैं कि जो चांद की मरकज़ी कमेटी है वो फैसला करे, और वो जो फैसला करे पूरे मुल्क में एक साथ एक ही दिन रोज़ा हो पहला और एक ही दिन ईद हो। मैं ज़ाती तौर पर इस बात पर ज़्यादा खुश होता हूँ कि 30 रोज़े हों, और ये इसलिए कि एक दिन और रमज़ान मिल जाती है, एक और रोज़ा मिल जाता है, एक और सहर और इफ्तार मिल जाती है, एक और दिन ईद की तैयारी का मिल जाता है, एक और बरकतों का 24 घंटे का सेशन मिल जाता है, एक और रहमतों का सेशन मिल जाता है। और मैंने पिछले साल भी ये बात की, आज भी कर रहा हूँ, कल भी हम यहाँ पे ऑफ एयर ये बात कर रहे थे कि अगर चांद नज़र नहीं आता तो फिर ऐसा होता है कि आप को एक दिन मिल जाता है। अब ये जो रब ताला का ऐलान है किसी न किसी तरीके से हम तक पहुंचा, मफहूम शायद इसका यही है कि रमज़ान मुबारक की सातों में जिसका इंतकाल हुआ उस पे हिसाब किताब की गिरफ्त कम होती है या हिसाब किताब होता ही नहीं। तो अगर चांद नज़र नहीं आता ईद का और एक दिन और मिल जाता है, तो फिर अगर इस 24 घंटे में जिन जिन का इंतकाल होगा, यकीनन वो सारे के सारे या तो हिसाब की सख्त गिरफ्त से बच जाएंगे या बगैर हिसाब की जन्नत में चले जाएंगे। तो एक रोज़े के बढ़ने पर
या चांद नज़र ना आने पर मुझे तो खुशी ऐसे कई लोगों को यकीनन होती है, बल्कि अक्सर को होती होगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सब लोग चाहते होंगे कि चांद नज़र ना आए। चांद अगर ईद का नज़र नहीं आएगा तो एक दिन जो बढ़ेगा उस पर मैं और काफ़ी लोग खुश होंगे। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि बस ईद का चांद नज़र आ जाए, अब रोज़े बहुत रख लिए, बस अब काफ़ी हो गया। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि मोमिन को तो ये सोचना चाहिए, जैसे कि सरकार की हदीस का मफहूम है कि सारा साल ही माह रमज़ान हो, तो एक एक साथ जिसकी कीमती है, चांद नज़र ना आने पर, ईद का चांद नज़र ना आने पर अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 24 घंटे और मिल जाते हैं। अच्छा, चांद पे इख्तलाफ के अलावा चांद रात के लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। और चांद रात की तैयारी, जैसे मैंने कल बताया कि ये लैलतुल जायज़ा है, इसमें हमने मग़फ़िरत तलब करनी है, रहमतें तलब करनी है, इस्तिग़फ़ार करना है, और फिर आप अपनी ईद की तैयारी, सुबह ईद की नमाज़ की तैयारी और बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। एक माहौल बन गया है, ईद की नमाज़ किस मस्जिद में कितने बजे होगी, ऐलानात होना शुरू हो गए हैं। ईद की नमाज़ कौन से मैदान में होगी, वहाँ आज रात से लाउड स्पीकर लग जाएंगे, वहाँ पे दरियाँ पहुँच जाएंगी कल। और इस तरह से एक माहौल अब ईद की तरफ जा रहा है। जो पहले माहौल रोज़ों के लिए रमज़ान की तरफ जा रहा था, वो अब ईद की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक खुशी का दिन है। किसी ने नहीं कहा कि आप मगमूम हो, ठीक है रमज़ान के जाने का एक गम है, लेकिन ईद की खुशियों को एंजॉय करें। ये भी हमारा दीन बताता है, लोगों से खुश होकर गले मिलें, लोगों को माफ़ करें, और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएँ, बहन भाइयों के पास जाएँ, हैसियत है तो बच्चों को ईदी वगैरह भी दें, अपने से बड़ों से ईदी लें भी। तो ये एक खूबसूरत माहौल जो बनता है मस्तियों का, उछल कूद का, प्यार मोहब्बत का, शरीयत के दायरे में रहकर, ये भी अपनी एक रौनक लगाता है। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम एक ख़ास मौजू का इंतखाब करते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे बात करते हैं, और मुझसे बात आप करते हैं। घर बैठे जब बात सुन रहे होते हैं, फिर हम एक नतीजे पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज भी एक खूबसूरत मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ बात करूँगा, और आप जब इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो आज भी मखसूस वक्त में, महदूद वक्त में हम किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये सेगमेंट है जहनों को खोलने का, कि हम ज़रा तवज्जो लाएं जिन मसाइल पे बात हो रही है और जिस मौजू का इंतखाब किया है, और ज़रा अपने जहन को खोलें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आओ बात करें। ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। आज जिक्र कर रहे हैं हम बग़ैर इल्म के बहस करना। मुझे बहुत ज़्यादा आम है कि जिसको किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, लेकिन वो उसको बहस करने का बड़ा शौक़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, तो सामने कैमरा मैन है, इस कैमरे की आंख के ज़रिए मेरी आवाज़ और बात आप तक पहुँच रही है, पीछे ऑडियो इंजीनियर है, एक पूरा निज़ाम है। अब ये कैमरा मैन जो है, ये मुझे कहे कि भाई आप इस तरफ खड़े हो जाएं, मैं कहूँगा नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा रहूँगा। मैं उससे बहस कर रहा हूँ जिस टेक्निकल चीज़ को मैं नहीं जानता। ये मैं कह सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा रहूँ, तुम इसकी कोई सेटिंग बनाओ, लेकिन मैं उससे बहस नहीं कर सकता। वो कहेगा सर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो इसकी लाइटिंग ऐसी है, पीछे जो है ना बैकग्राउंड ऐसा आएगा, आपका फेस ऐसा आ रहा है। इसी तरह से हमारा एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक पूरा निज़ाम होता है, तो वो हमें गाइड करते हैं। अच्छा, मेरे काम में वो नहीं बोल सकते, वो कहेंगे सर आप इस तरह बोला करें, मैं कहूँगा ये तो मेरा काम है। ये तो हो गया ऐसा। इसी तरह आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, बैंक है जैसे, तो बैंक में कैशियर जो है उसका काम है नोटें गिनना, अकाउंट रखना, सुबह कितना कैश था, दिन भर जिससे लिया, जिसको दिया, और शाम को इतना कैश बच गया। अब चपरासी आके कहे कि मेरा ख्याल ये है कि आप गलत तरीके से कैश काउंट कर रहे हो। अच्छा भाई क्या कर रहा हूँ। गार्ड आके कहे कि भाई आप सही कैशियर नहीं हो। अच्छा भाई कैसे नहीं हो, मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में। अब उसके पास कोई बहस की जगह नहीं है, ना इल्म है, लेकिन बहस करेगा वो हमसे। इसी तरह से सिक्योरिटी एक मौजू है, सिक्योरिटी एक टॉपिक है, सिक्योरिटी एक फील्ड है, सिक्योरिटी एक डिपार्टमेंट है जिसमें कैमरा आता है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, जिसमें गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें गन आती हैं, जिसमें वॉच करना आता है, जिसमें वॉच डॉग्स भी होते हैं, जिसमें सायरन्स भी होते हैं, जिसमें अलार्म्स भी होते हैं। ये पूरी एक साइंस है। अगर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट हैं उनको हमने कहा कि आपने इस जगह को सिक्योर करना है, और फिर हमें उसका इल्म भी नहीं है, वो 25 साल से ये काम कर, हम जाके उसमें टांग अड़ाएं कि नहीं ये सिक्योरिटी यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, ये कैमरा इधर नहीं इधर लगना चाहिए, ये सुराग रसा कुत्ते इधर नहीं इधर सूंघने चाहिए, बम डिस्पोजल पहले नहीं बाद में आना चाहिए। तो वो सुनता रहेगा, फिर बाद में बोलेगा भाईजान आपको जिस काम का पता नहीं उसके लिए आप बहस क्यों कर। बिल्कुल इसी तरह से पॉलिटिक्स है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है वो पॉलिटिक्स पे ऐसे बहस कर रहा होता है जैसे बाप दादा सारे के सारे एमएनए एमपी और सेनेटर थे। इसी तरह से पान की दुकान पे खड़े रहकर हम किसी आलिम के किसी जुमले पे बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तो मैट्रिक फेल हैं,
लेकिन हम जिक्र या बहस उस बंदे की बात का कर रहे हैं जो जो लोगों को पीएचडी करवा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है कि जिस काम का आपको पता नहीं है आप उस पर बहस करते हैं, जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है आप उस पर बहस करते हैं। तो आज मैं जब ये बात कर रहा हूँ तब आप सोचते रहें कि ये कहाँ कहाँ होता है। ये घरों में भी होता है, जब हम दावतों में मिलते हैं तो एक बंदा उठ के एक बहस शुरू कर देता है। हम समझते हैं भाई ये तो जो बात कर रहा है अकाउंटिंग की और पाकिस्तान के बजट की, ये बहुत बड़ा मईशत दान होगा। बाद में पता चला कि 8वीं से लेकर 12 जमात तक ये मैथ्स में हमेशा फेल हुआ है, लेकिन वह बहस कर रहा है बजट के, पाकिस्तान का बजट ऐसा बनना चाहिए। तो अब उससे आप क्या बहस करेंगे, क्योंकि वो सतही बात कर रहा है। बजट एक ऐसा मौजूद है जो गहराई तक जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, किसी चीज़ पर ड्यूटी लगाना, किसी पर टैक्स लगाना, कम करना, ज़्यादा करना, ये क्या होता है। ये सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ही डीपली डिस्कस की जाती हैं, लेकिन बाज़ लोग इसको सतही एतबार से ऊपर ऊपर करके समझते हैं कि मैं मईशतदान हो गया। आज जब हम 2025 में रह रहे हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और किताबों के ज़रिए और हर तरह की मालूमात हमारे लिए बहुत आसान हो गई, हर शख्स के लिए आसान हो गई। तो इसमें कहना यह है कि जब आप किसी मामले पर बहस करें या किसी से बहस करें या किसी से कोई बातचीत करने, गुफ्तगू करने का कोई प्लान हो तो थोड़ी सी तैयारी कर लिया करें। हम भी जब यहाँ आते हैं आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ होमवर्क होता है, इसके पीछे 1.5-2 महीने की मेहनत होती है। जो मौज़ूआत का या जिन मौज़ूआत का हम इंतखाब करते हैं उसमें कौन से जुमले अदा करने हैं, कौन सी किताबों के हवाले देने हैं, रेफरेंसेस देने हैं, किस तरह से बात करनी है, करना है, ये सब हम तय करते हैं। तय करने के बाद उसका 40 में से 30 को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसको कितनी देर में किसको या कौन से मौजू को समेटना है उस पर गौर व फिक्र करते हैं, उसकी मार्किंग्स करते हैं किताबों में, उसका एक टॉपिक का पूरा निज़ाम बनाते हैं। फिर 30 के 30 सफ़ात बनाते हैं, हर सफ़े पे रोज़ाना के टॉपिक्स के बारे में, उन पर जो क्या बोलना है, क्या सवालात करना है, वो सब लिखा होता है। फिर उलमा को जो सवालात देने हैं वो सवालात पहले से लिखे जाते हैं, उसमें टॉपिक्स पहले से लिखे जाते हैं। वो फिर उस सवाल से दीगर सवाल कौन से निकालने हैं वो फिर मख्फी रखा जाता है, वो बात से बात निकलती है। फिर उलमाए कराम फिलबदी उसका जवाब देते हैं। इसी तरह सनाखा है, कौन से सनाखा को सिलेक्ट करना है, किस दिन किस बुजुर्ग का दिन आ रहा है, उसकी मनकबत पढ़नी है, पढ़ानी है। ये पूरा एक काम है और पूरा एक वर्क है। अगर कोई आके हमें कहे कि इस काम को यूं नहीं यूं कर दो अचानक ही, तो ये मुमकिन नहीं है। वो बहस करेगा हमसे लेकिन उसको इल्म नहीं है कि ये काम होता कैसे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम मुल्क के वजीर आजम पर, हम शहर के आईजी पर, डीआईजी पर, सूबे के आईजी पर, कमिश्नर पर या वज़रा पर या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, करनी चाहिए। तनकीद भी कर सकते हैं, करनी चाहिए। लेकिन तनकीद करने से पहले इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आपके सामने आ जाए और कहे कि भाई आपने ये इख्तलाफ किया है या ये बात की है, तो आप ज़रा इस सवाल का जवाब दे दें। हम कहते हैं हमें ये तो नहीं पता, हमें ये पता है कि आप बेकार आदमी हो। अरे भाई बेकार कैसे, आप बताएं ना मुझसे क्या गलती, मैं क्या चीज़ ठीक करूं, कौन सी गलती कर रहा हूं, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आप बताएंगे ना। आप बताएं, मुझसे बहस करें, गुफ्तगू करें। तो इस तरह से गुफ्तगू आगे बढ़ती है। ऐसे नहीं बढ़ती कि बस आपने किसी पर जो है ना एक बात करती छक्का मार दिया, काम जो है ना चाहे उल्टा पुल्टा हो जाए। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो बिजनेस के मामलात में भी यही करते हैं। जिस काम का जिसको पता नहीं, मिसाल के तौर पर जानवरों का काम है, बकरों का, गाय का, दुम्बे का, मुर्गी का, अंडों का, ये एक पूरा लाइव स्टॉक का काम है। जिसको नहीं पता होगा ना वो भी निजी महफिल में बैठा होगा, सिगरेट फूंक रहा होगा, कहेगा बकरे की ये नस्ल बहुत अच्छी होती है, 3 महीने में यूं हो जाता है, 4 महीने में करोड़ आ जाते हैं, 5 महीने में अरब। ये बस बोलता रहेगा। भाई आपको पता है मौसम का क्या मामला होता है, नस्ल का क्या मामला होता है, दूध का क्या मामला होता है, चिकन कितने दिनों में परवान चढ़ती है, चूजा कब बनता है, कोई डीपली नहीं पता। बस हवा में मारे जा रहे हैं और सारे बैठ के सुन रहे हैं। सारे वो सुन रहे हैं जिनको बातों में मजा आता है, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है, समझे, अंधों में काना राजा होता है। तो वो काना बोल रहा है, सारे अंधे बैठे हुए, तो वो कहते हैं ये हमारा बॉस है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो साहिब इल्म जो होता है ना, या साहिबान इल्म की महफिल में बैठा करें, जिनको इल्म है ना उनकी महफिल में बैठा करें। चाहे दीन का इल्म हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो। अब हमारे यहाँ क्रिकेट पे कैसे बहस होती है, जैसे सारे एनालिसिस करने वाले हो गए, सारे के सारे एक साथ सारे शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से मुल्की मामला पे भी सारे शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, सारे के सारे होस्ट भी बन जाते हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट भी बन जाते हैं।
इसी तरह आजकल खाने का मामला निकला है, यार इसमें ये नहीं ये मिर्च होनी चाहिए, इतनी नहीं इतनी मिर्च होनी चाहिए, ये नमक होना चाहिए, ये मसाला होना चाहिए। अब वो मार रहे हैं गप्पे इसके ऊपर। आप फूड लवर है ना, आप कुक तो नहीं है, शेफ तो नहीं है, तो आप शेफ को समझा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि खाने में भी लोग अपनी अपनी तरकीबें लगा रहे होते हैं। कुरान पाक में एक आयत है जिसका मफहूम यह है कि जानो उनसे जिनके पास इल्म है अगर तुम नहीं जानते, यानी कोई भी बात जो है वो मालूम करो उनसे जिनके पास इल्म है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उनसे पूछ लो। हमारे यहाँ क्या है, मुझे मालूम है या नहीं है, मैं ऐसे शो करता हूँ जैसे मुझे ही सब मालूम है, और फिर वहाँ आकर गड़बड़ हो जाती है, सारी सूरत हाल ख़राब हो जाती है, मुश्किल सूरत हाल हो जाती है, और इस मुश्किल सूरत हाल में फिर आपस में कदूरतें बढ़ती हैं और मुकाबले का रुझान भी हो जाता है। लिहाजा आप इसको 3-4 ग्रेड्स में रख सकते हैं। एक होता है तमाशाई, देख रहा है तो देख के वो रिमार्क्स पास करेगा, ठीक है यहाँ तक सही है, फिर आप अपने आप को उसी हद तक महदूद रखें। एक होता है जो एजुकेटेड तमाशाई है, एजुकेटेड देखने वाला है, नाजिर है, सामे है, और सुनने वाला है, देखने वाला है, जो एजुकेटेड है थोड़ा, तो उसकी बात करने का अंदाज और उसका जो है वो चीज़ों को परखने का और रिमार्क्स देने का अंदाज थोड़ा सा बेहतर होगा, एजुकेटेड होगा। एक और क्लास आती है जो सिर्फ तमाशाई नहीं है, सिर्फ नाजिर नहीं है, देखने वाला नहीं है, सिर्फ सामे नहीं है, सुनने वाला नहीं है, बल्कि वो इस सारी चीज़ को जानता है, वो इन्वॉल्व है इसमें। तो वो क्या कह रहा है, वो आपको थोड़ा सा दुनिया में क्या हो रहा है वो भी बताता है कि सर आपने किया, अच्छा किया होगा, लेकिन नाकामी इसलिए हुई कि अगर आप ये तरीका इख्तियार करते जो कि आजकल दुनिया में हो रहा है, उसमें आजिज़ी भी है, अपना इल्म भी डिलीवर कर रहा है। इसके बाद आता है जो बाकायदा खेल रहा है या खुद लिख रहा है या बोल रहा है, इन्वॉल्व है, और उसने बाकायदा इल्म हासिल किया हुआ है। तो जिसने बाकायदा इल्म हासिल किया हुआ है ना, उसकी लैंग्वेज में फ़र्क होगा। वो आपको बताएगा कि ये काम मैंने क्यों किया, इसमें कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ नहीं हुई, कहाँ अच्छा हुआ, कहाँ बुरा हुआ, किसको मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, किसको मज़ीद अच्छा कर सकता हूँ। तो वो जो होगा वो पक्का साहिब इल्म होगा, अपने काम का एक्सपर्ट होगा। एक जहाज चलाने वाले को, एक जहाज चलाने वाला पायलट को जब वो आपसे गुफ्तगू करते हुए कहेगा कि मैं एक जहाज चला रहा था तो विंड यानी कि हवाएं इस तरफ से आ रही थी और टेम्परेचर बाहर ये था, अंदर ये था, ऐसे में जहाज यूँ हुआ तो मैंने इस तरह से करके उसको लैंड किया, फलां किया। और कोई जिसको ने कभी गधा गाड़ी चलाई हो, जहाज चलाया है ना हो, वो कहे कि सर आपने गलती कर दी ना, आपको ये नहीं ये करना चाहिए था, तो उसको हम साहिब इल्म नहीं कहेंगे। साहिब इल्म वो है जो पायलट के सामने पायलट बात करेगा या सीनियर पायलट बात करेगा, बिजनेसमैन के सामने बिजनेसमैन बात करेगा, सीनियर और बड़ा बिजनेसमैन बात करेगा, मीडिया पर्सन के सामने मीडिया पर्सन बात करेगा और सीनियर बात करेगा। तो ये एक क्लास है जो बाद में एनालिसिस भी करती है, एक्सपर्ट भी बनती है, हमारे मुल्क की बागडोर संभालती है, हर शोबे में बागडोर संभालती है, हमारे लिए अच्छे और बहुत ही मुफीद मशवरे भी लेती है, देती है मशवरे, और हमें समझाती है काम कैसे करना है। तो आज जो हम बात कर रहे थे बग़ैर इल्म के बहस करना, ये उन लोगों के लिए है कि जो ना खुद इल्म रखते हैं ना इल्म सीखना चाहते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि जब भी इल्म पर बहस हो तो वो उसमें शामिल हो। जब तक उनको इल्म नहीं है तब तक वो शामिल नहीं हो सकते, होंगे तो ऊट पटांग बातें करेंगे और आपकी माशरे में इज्जत ख़राब होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझ समेत हम सबको हमारी जो फील्ड है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसमें होते हैं हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे, आपके हमारे हम सब के बहुत ही प्यारे जनाब हकीम शाह नज़ीर साहब, और वो हमें बताते हैं बीमारियों से पहले एहतियात क्या करनी है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक आप है। खैरियत से? सुना आप आजकल आपके मतब पे भी काफ़ी रश है ईद की वजह से। हाँ, वो आगे छुट्टियां आ रही है ना, तो लोग कह रहे हैं कि पहले ही मिल लें। पहले ही मिल लें। अच्छा, ईद की छुट्टियां तो अपनी जगह पर है, ईद के आने से पहले ही अब ईद से जो खाना शुरू करना है, चलो हमारे यहाँ ये मसला है कि रमज़ान आता है तो भी खाने की तैयारी, रमज़ान जाता है तो मज़ीद खाने की तैयारी। तो इसमें परहेजी बदपरहेजी का मामला है, तो इस पर ज़रा आज हम डिस्कस करेंगे कि ईद के दिनों में हमने क्या परहेज करना है और बदपरहेजी से कैसे बचना है। क्या कहेंगे आप सवाल? देखें, ईद के मौके पे जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग मीठा भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऑयली चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। उससे ये नुकसान होता है, या ऐसी चीज़ें हाइब्रिड चीज़ें जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि वो भी इस्तेमाल करते हैं, उससे ये नुकसान होता है कि बेतहाशा बीफ का इस्तेमाल करना, बेतहाशा मुख्तलिफ़ किस्म के साग इस्तेमाल करना, जैसे मेथी पालक ये वगैरह, और
चने की दाल, लोबिया या फार्मी मुर्गी वगैरह, तो इससे आपकी अंदरूनी चेंजिंग्स आ जाती हैं। उसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन और यूरिया, ये तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी होती है कि जब इनका ब्लड प्रेशर और शुगर अप एंड डाउन होता है तो इनका डायरेक्ट असर इनके गुर्दों पे और इनके दिल पे पड़ता है। सही। तो इस वजह से ये एहतियात कीजिए। और जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ गया हो, तो अगर बॉर्डर लाइन पे, तो फिर आप परहेज़ कीजिए। अगर बढ़ गया हो तो फिर दवा के तौर पे जो है आपने, एक बूटी आती है सरफूका के नाम से, ठीक है। सरफूका बूटी और गोखरू बूटी, ये दोनों एक एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें, सुबह निहार मुँह छान के पी लें और हर 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं, यानी 1-1 कप या आधा गिलास या 1-1 गिलास जैसे पी। यूरिन एफोरी जाके कर लें और ये बादी चीज़ें और ऑयली चीज़ें और लोबिया, मेथी, पालक, ये चीज़ें बंद कर दें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ दिनों में यूरिक एसिड कंट्रोल पे आ जाएगा। उसकी वजह से जो तमाम जिस्म में दुखन महसूस हो रही होती है वो भी दूर हो जाएगी। एक होती है बहुत ज़्यादा खुराकें खाने की वजह से मुँह में छाले हो गए, सही, तेज़ाबियत हो जाती है, अब वो भी परेशान कर रही है। तो अभी भी मार्केट्स खुली हुई हैं, तो आपने लेना है तबाशीर। तबाशीर 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, सब्ज इलायची 10 ग्राम, 3 चीज़ें, मिश्री 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम और इलायची सब्ज जो है वो 10 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और सुबह दोपहर शाम मुंह में ऐसे छिड़कें उसकी 1-1 चुटकी या आधी चम्मच, थोड़ी देर मुंह में रखें, फिर पी, ऊपर पानी पी लें, कोई मसला नहीं, खाने की चीज़ है। लेकिन थोड़ा फेर लें इसको। हाँ, थोड़ा सा फेर लें। आप देखिएगा कि मुंह के छाले फौरी आस्ते आस्ते गायब होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। कुछ दिनों में बिल्कुल जुबान आपकी सब सही हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान और मुबारक में जो हमारी खाने की रूटीन होती है वो अचानक चेंज हो जाती है। अब जैसे ईद आएगी तो दोबारा चेंज हो जाएगी, तो ये किस तरह से हमारे पेट को या तबीयत को ख़राब कर सकता है, या इसको मेंटेन करने के लिए कौन सी तरकीब या तदबीर है? देखिए, रमज़ान में तो हमने रात को दिन बना लिया होता है ना, रात को ही सब कुछ हो रहा है, डिनर भी हो रहा है, इफ्तार भी हो रही है, फिर सहरी भी हो रही है। तो दिन के टाइम पे भी वही रूटीन होती है, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, शाम 4 बजे चाय पीते हैं। तो ये तो रूटीन चलती रहेगी। लेकिन इसमें यह है कि म्याना रवि रखिएगा, बिस्यार खोरी मत कीजिएगा। इतना खाएं कि पेट पे सहारा मिल जाए, थोड़ा भूख भी रह जाए, ताकि आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। सही। अब वो आप खाते ही जाएंगे, पेट भी फूलता जाएगा, पेट निकलता जाएगा कि यार मेरा तो वेट बढ़ गया, वो जो वेट कम हुआ था वो वापस बढ़ गया। आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका ब्लड बने, खून बने, आपकी बॉडी में एनर्जी आए, ताकत आए, फैट ना आए। तो इसलिए जो जैसे अभी बिरयानी पे लोग कूद पड़ेंगे, चावलों पे कूद पड़ेंगे, शीर खुरमा भी चल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें चल रही होंगी, तो इन चीज़ों को आप खाएं, दिल में अरमान ना रखें, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा ना हो कि ईद की सुबह से जो तूफान शुरू हो, वो थमने का नाम ना ले। वो जो तूफान होगा फिर वो आपके जिस्म को के निज़ाम को तहवा बाला कर देगा। हाँ, फिर जैसे जल्जला आता है ना, बिल्डिंगें गिरती हैं, वो अंदर से सब कुछ गिरना शुरू हो तो जाएगा। फिर वही गुदूदान मैदान में अच्छा, खाला जंगी के आसार। हाँ, खाना जंगी का। अच्छा, बाहर का खाना ज्यादा होता है ईद में? जी हाँ, क्योंकि लोग बाहर खाते हैं वैसे फैमिली के साथ, उस पर क्या एहतियात करें, कहाँ खाएं? ब्रांड तो आप नहीं बता सकते, नहीं, कहाँ ना खाएं वो ब्रांड भी नहीं बता सकते, क्या खाएं और क्या ना खाएं ये तो बता दें। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बाहर जाके खाएं, आप घर में पका के साथ ले जाएं। कहाँ ले जाएं भाई? जैसे पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आप, तो कोशिश ये करें, शुरू के तो 2 दिन तो वैसे ही मार्केटें बंद होती हैं, होटल्स भी बंद होते हैं, पहले दिन तो सब आराम करते हैं, सोते हैं, सब आराम नहीं नींद पूरी करते हो हैं, रही है सबके यहाँ मेहमान आ रहे होते हैं। हाँ। जो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि मुझसे जो छोटे भाई हैं वो मुझसे मिलने आते हैं, जो मुझसे बड़े भाई हैं मैं उनसे मिलने जाता हाँ, होता हूँ। सही। तो हमारे यहाँ ये रिवाज है। ठीक है। तो इस तरीके से सबका आना जाना लगा होता है। ये किसी को केक या शीर खुरमा, मीठा, इसमें कोई लिमिटेशन? लिमिट, मैंने कहा ना, 1-1 बॉल इस्तेमाल खा लें, 1 बॉल से ज़्यादा ना लें। अब आइसक्रीम भी आप देखें, एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा मिल्क का इस्तेमाल करना आपके पेट को ख़राब करेगा, लूज मोशंस करेगा। सही। तो इसलिए एक म्याना रवि रखिएगा, ताकि पेट भी सही रहे, जुबान भी सही रहे, मैदा भी सही रहे। अच्छा, आप इसबगोल पे बहुत जोर देते थे बीच में कुछ, तो आप समझते हैं कि ईद के दिनों में ज़रा इसका इस्तेमाल कर लें ताकि कोई चीज़ आगे पीछे भी हो तो बेहतर है? देखिए, इसबगोल इज़ अ फाइबर होता है, ये पाइल्स होने नहीं देता, दूसरा मैदे के निज़ाम को सही रखता है, तेज़ाबियत को दूर रखता है। आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिला के थोड़ी देर के लिए रख लें ताकि ये फूल जाए, फिर इसे चम्मच के साथ शेक करके आप पी लिया करें। इसमें ब्राउन शुगर भी मिला सकते हैं। अगर आपको मज़ीद जायका देखना है तो कोई भी लाल मशरूब जो आपके घर पे यूज़ होता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 1 चम्मच डाल लें, जायका भी आ गया और इसबगोल की तासीर भी आ गई, मैदा भी ठीक रहेगा आपका। बाद लोगों को मैदे में जलन, ये स्पाइसी चीज़ें खाने की वजह से
मैदे में जलन होती है, पेट में जलन होती है, और बाद लोगों को स्टूल में भी जलन महसूस होती है और दर्द भी होता है। तो इसके लिए भी इसबगोल छिलका सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। ये आंतों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप तशरीफ़ लाए। अभी एक दिन और है इंशाल्लाह, उसमें आना है आपको। कल हो मिलेंगे। सकता है 2 दिन भी हो, लेकिन कम से कम एक दिन तो है। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब, क्योंकि मेरे हाथ में एक छुरी, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ हूँ, और मेरे दिल के करीब है शेफ असद, आप समझ गए होंगे मैं कहाँ हूँ, और आपको पतीले, गोश्त, मसाले सब नज़र आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे हम कहाँ हैं। चलते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है इफ्तार मज़ेदार। आज बनाने जा रहे हैं बलोची चिकन मसाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बलोची माशाल्लाह हमारी बेहतरीन सकाफत, उनकी सब्जी भी मशहूर है, उनका चिकन टिक्का भी मशहूर है, चिकन मसाला भी मशहूर है। क्या और बात? आजकल जो है वो ज़्यादा जो है आप कह लें कि ये इनका जो बलोची टिक्का मसाला या बलोची टिक्का जो है वो काफ़ी फेमस है, और अच्छा। स्पेशली कराची में इसको काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। डिफरेंट होता और है दूसरों डिफरेंट है, और इसमें आप कह लें कि कुछ मसाले जो हैं जैसे कि अनारदाने का इस्तेमाल है, से? अच्छा उसके साथ ही साथ इसमें अजवाइन का इस्तेमाल है। अच्छा और ये बेसिकली आप कह लें कि टिक्का तो एक है टिक्का जो बनता है, लेकिन ये मसाला जो है ये कढ़ाई की तरह बनता है। और इसमें भी 2 प्रोसीजर हैं। पहले हम इसका मसाला लगा के चिकन को तैयार करेंगे, और फिर इसको कढ़ाई की तरह मसाले में ऐड करेंगे। सही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो हमारे पास जो मैरिनेशन करनी है, जो हमने चिकन तैयार करनी है, उसको तैयार करते हैं। अच्छा, उसके लिए आपको चाहिए, यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है। चिकन के साथ ही अब हम इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे, उसमें जनाब हमने यूज़ करना है, यहाँ पर तमाम स्पाइसेस रखे हुए हैं और स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे नमक, उसके साथ हम यूज़ करेंगे पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। उसके साथ हम यूज़ करेंगे ज़ीरा, ज़ीरे के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे जनाब धनिया पाउडर, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें अनारदाना, अजवाइन और चाट मसाला। चाट मसाले के साथ हमें चाहिए लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, इस चिकन पर लगाएंगे और उसके बाद इसको हम मिक्स करके और इसको पकने रखेंगे। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट विनेगर यानी कि सिरका, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें सिरका अगर नहीं है आपके पास, तो आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है वो आप यूज़ कर लेंगे 4 खाने के चम्मच। तो मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। अब बारी है इसमें तमाम स्पाइसेस डालने की। तो जिसमें हम डाल रहे हैं इसमें नमक, नमक के साथ ही अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पिसा हुआ ये धनिया, ठीक है, धनिया पाउडर। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ये बहुत याद आएगी। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, ये अब चिकन में हम मसाला लगा रहे हैं, उसके बाद हमने इसका दूसरा मसाला एक और भी इसके ऊपर डालना है। ये अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब आ जाते हैं हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है, थोड़ा सा पानी में मुझे चाहिए होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमें चाहिए बहुत ही थोड़ा सा, अच्छा। लाइक थोड़े से मुराद ये कि इसमें हमने बेसिकली लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसका हमें बेसिकली पानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा लहसुन अदरक लेके और इसका पानी हमने रेडी कर लिया। अब ये हम इसमें ऐड, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे प्रॉपर पास इसमें नहीं डालते? लहसुन अदरक प्रॉपर नहीं डालना है, बस 1 चाय की चम्मच लेके उसमें पानी डाल के उसको खुशबू आपने आए डालना है। जी हाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें हरी मिर्च। ये सारा वो है मसाला है जो हमने इसको चिकन में लगा के और इसको पकने रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसका प्याज टमाटर का मसाला बनाएंगे और उसके साथ हम इसको पकाएंगे, और हमारे पास फिर टिक्का जो बलोची टिक्का मसाला है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बलोची टिक्का मसाला जो है वो हम बनाएंगे, और उसके लिए यहाँ पे मेरे आप देख रहे हैं अनारदाना मौजूद है, अनारदाने के साथ ही अजवाइन मौजूद है, अजवाइन के साथ ही चाट मसाला मौजूद है, ठीक है। ये हम इसमें फिर मसाले में यूज़ करेंगे। चलिए, ये अब हरी मिर्च भी मैंने रेडी कर ली है, ये भी हम डाल आपने देंगे। ज़्यादा पीसेस को काटा है जी, थोड़ा सा कीमा बनाया है इसका। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इसको अच्छे से इसको आपने मैरिनेट कर मिक्स कर देना है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, जस्ट इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने पकने के लिए रखना है, और इसको हमने आप यूँ कह लें कि बेसिकली हल्का सा फ्राई टाइप करना है, ठीक है। तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर आपके लिए आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए।
इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए कि कितनी कितनी मिकदार में हमें कितनी कितनी चीज़ें चाहिए। तो ये हमारा जो चिकन मसाला है, बलोची चिकन मसाला, उसका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट है। इसको अब हम फ्राइंग के लिए रखते हैं। मोहतरमा मुर्गी साहिबा को उलट पलट कर दिया। जी हाँ, और यहाँ पर अब हम पैन में ऑयल लेंगे, तो ऑयल ज़रा सा मुझे पास कर दीजिए। चलिए जी, यहाँ पर हमने ऑयल यूज़ करना है और इसको हम ऑयल जो है वो अब यूज़ करेंगे। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल, ठीक है। हाफ कप ऑयल में हम इसको शैलो फ्राई भी कर लेंगे और फिर इसी ऑयल में हम इसका जो मसाला बनाना है वो भी हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो ये हमने हाफ कप ऑयल ले लिया है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब इस ऑयल में हमने इसको रेडी करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि ये रेसिपी अगर आप इसको ड्राई रखना चाहते हैं, लाइक आप इसको मसाले में नहीं डालना चाह रहे, तो आप इसको एज इट इज़ जो अब हम फ्राई कर रहे हैं इसको फ्राई करके आप निकाल लेंगे बिल्कुल परफेक्ट। और फिर अनारदाना, अजवाइन और ये चाट मसाले का जो मसाला है ये हम पीसेंगे और पीस के उसके ऊपर स्प्रिंकल करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो वो तो हो जाएगा बलोची टिक्का। सही। और इसमें बहुत सारी रेस्टोरेंट्स में हरी मिर्च को भी फ्राई करके इसके ऊपर सर्व किया जाता है। तो ये वो तो बलोची टिक्का है, लेकिन हम क्योंकि आज इसको हम बनाएंगे बलोची चिकन मसाला, तो उसके लिए हमने अब इसको मसाले में फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया था। कितना चिकन होगा? ये तकरीबन हमारे पास है 3 पाव के करीब। आधा किलो से कुछ ज़्यादा जी, यानी कि 1 किलो मैं ज़िंदा चिकन लेता हूँ और उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपको अपनी छोटी चिकन ज़रा मिल जाती है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर हम चिकन का गोश्त लेते हैं तो वो फिर बड़ी बड़ी चिकन होती है और वो थोड़ी सी हम अवॉइड ही करते हैं कि वो ना ही यूज़ करें। थोड़ा सा छोटा चिकन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। बड़े चिकन को क्यों अवॉइड करते हैं? उसमें ये होता है कि वो एक तो चिकन के लेग पीसेस और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जितनी बड़ी चिकन होगी ना, जिस तरह से हम वो कहते हैं ना, जैसे बच्चा का गोश्त अच्छा होता है, 4-6 दांत वाला। हाँ, जितना आपका वज़न छोटा होगा मुर्गी में स्पेशली, तो उसमें जायका थोड़ा सा बेहतर होगा और वो गलने में भी ज़रा बेहतर रहती है। और बड़ी चिकन जो है ना वो फिर ड्राई हो जाती है। तो इस वजह से कोशिश करें कि वो थोड़ी सी छोटी चिकन मिल जाए, लेकिन मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, चिकन हमने फ्राइंग के लिए रख दी है, ठीक है। इस तरह से हमने चिकन को सारे को फ्राई के लिए रख दिया है और साथ ही अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हैदराबाद के हवाले से हमारे पास एक न्यूज़ है। मतन शनवारी। मतन शनवारी, पूरे रमज़ान इन्होंने आपको सहरी और जो है अफ्तारी भी ऑफ़र की थी, और अब क्योंकि ईद आ रही है और ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन या पूरे हफ्ते तक जो है वो आपने क्या करना होता है, कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाना होता है, या दिल चाहता है कि भाई कहीं बाहर जाके कोई अच्छा खाना खाया जाए। तो इन्होंने ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और जिसमें आपको सारी चीज़ें देखें आप, मॉकटेल की आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं कि कितनी वैरायटी है, हर तरह के फ्लेवर्स आपको मिल रहे हैं। और इसी तरह इनकी बहुत सारी और, जैसे कढ़ाई हो गई, मटन में, चिकन में, और हर तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके साथ ही आप देख रहे हैं फास्ट फूड के आइटम भी हैं, बारबेक्यू भी है, साइड लाइन्स भी हैं, और इसके साथ साथ ये पूरा एक, मैं समझ रहा हूँ कि पूरा फैमिली एक रेस्टोरेंट है, जिसमें आप बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों को लेके जाएं, सबको लेके जाएं और सबके लिए सब कुछ मिलेगा। काश मैं भी हैदराबाद में होता। तो चलें, क्या ख्याल है? गाड़ी का इंतजाम कर ले आप। तो चलिए जाएंगे हाईवे से, और यहाँ से बहुत सारे लोग हाईवे, मतलब कराची से लॉन्ग ड्राइव करके हैदराबाद जाते हैं उसके लिए। तो आपने जाना है, इधर जाइए, इसको एंजॉय करके आइए और फिर हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको वहाँ का खाना कैसा लगा। चलिए, तो ये जनाब ईद के हवाले से आपकी लिए एक ज़बरदस्त सी आउटिंग भी है, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हैदराबाद वालों के लिए खैर बहुत ही अच्छा है। और ये मेरे ख्याल में आटो भाम रोड पर है, आटो भाम, तो वहाँ पर, और वो रोड ऐसी है, आप कह लें कि वो फूड स्ट्रीट ही है एक तरह से, हैदराबाद की फूड स्ट्रीट आप उसको कह सकते हैं, कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। और अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है, बस इसको हमने इतना फ्राई करना है कि हमारे पास ये इसी में गल जाएगी। सही। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, 1 अदद मैंने लेना है प्याज, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, नॉर्मल प्याज लेना है। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे टमाटर,
ठीक है। अच्छा, अब टमाटर की अगर आपके पास पेस्ट है, आपने पेस्ट बना के रखी हुई है, क्योंकि अभी टमाटर काफ़ी सस्ते हो गए थे तो बहुत सारे लोगों ने उसकी पेस्ट बना के रख ली थी, तो आप वो पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इजी है, अच्छा है कि आपके पास जब कोई इस तरह की चीज़ हो कि टमाटर जैसे सस्ते हुए तो फटाफट से आपने उसको ब्लांच किया, उसकी पेस्ट बनाई और उसको क्यूब्स में जमा दिया। बस आप वो क्यूब्स लें और आप क्या करें कि अपने सालन में डाल लीजिए, तो ये आसानी हो जाती है और आपको थोड़ा सा आप कह लें कि बजट में भी आ जाता है। तो टमाटर, जहाँ प्याज होगा ना टमाटर तो पीछे पीछे आएगा, पता नहीं लाजमी। क्या चक्कर है इनका। उसके साथ हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च जो है इसमें हम यूज़ करेंगे, मैं इसको ज़रा लंबाई में काट के इसको सर्व कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से बड़े साइज़ की मिर्च लीजिएगा, और क्योंकि कढ़ाई में ज़रा आप कह लें इस तरह की चिकन में मज़ा आता है। छोटी है तो बस आप उसको बीच में से धो करके डाल दीजिए, ठीक है। बड़ी है तो हम इसको 4 यूज़ कर लेंगे। थोड़ी सी हटा देते हैं गली हुई। चलिए, तो ये हमने इसकी धुम भी जाने देंगे। बिल्कुल इसकी जो वो है डंडी, तो उसको भी हम एज इट इज़ डालेंगे। हालांकि ऑलरेडी आपने छोटे छोटे से जी हाँ। टुकड़े करके उसका फ्लेवर अलग आएगा, इसका फ्लेवर अलग आएगा, क्योंकि जब आप मसाले में ये वाली जो मिर्च है उसको आप खाते हैं ना तो वो बड़ा एक अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, अब साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अपना मसाला जो है वो भी हम पीस लेते हैं, और यहाँ पर एनेक्स का मेरे पास स्पाइस ग्राइंडर मौजूद है। एनेक्स का शुक्रिया, सारी मशीनें उन्होंने भेजी हों। एनेक्स की तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ही आप कह लें कि फ्रेंडली हैं, और फ्रेंडली मैं इसलिए कहता हूँ कि इनकी मशीनें जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट हैं, परफॉर्मेंस में भी और चलाने में भी बहुत आसान है कि हर कोई भी चला सकता और इकोनॉमिकल भी है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि तो बहुत ज़्यादा महंगी हो। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें ज़ीरा, ठीक है। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है। अनारदाना हम लेंगे, ठीक है। अनारदाने के साथ ही हम लेंगे अजवाइन, ठीक है, और उसके साथ ये चाट मसाला ये हमने डाल दिया है, और अब इसको हम मसाले को पीस लेंगे। चलिए, अच्छा, क्योंकि अनारदाना है तो अनारदाना ज़रा थोड़ा टाइम लेता है पिसने में, और क्योंकि इसकी एनेक्स के ये स्पाइस ग्राइंडर की जो मोटर है वो काफ़ी पावरफुल है, तो ये आपके स्पाइस को, अनारदाने को बिल्कुल बेस्ट करके पीस देगा। चलिए जी, हमारे पास ऑलमोस्ट पिस गया, और एक दफ़ा हम इसको और पीसेंगे ताकि जो अनारदाना है थोड़ा सा भी मुझे ज़रा इसमें मोटा नज़र आ रहा है। ओके, ये जी, ये देखें जी, बिल्कुल हमारे पास मसाला जो है आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसने बिल्कुल परफेक्ट हमारा मसाला पीस दिया है। अनारदाना बिल्कुल पिस चुका है, तो आपने देखा कि एनेक्स का ये जो स्पाइस ग्राइंडर है कितना परफेक्ट है, और बिल्कुल आप ये देखें हमें बिल्कुल बारीक मसाला जो हमें चाहिए था वो हमारे पास मिल ठीक गया। हो। चलिए जी, तो यहाँ पर हमारे पास चिकन भी रेडी हो रही है, और हमने मसाले का तमाम मसाला भी रेडी कर लिया है। बस हमने चिकन को हल्का सा ये कलर आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारी चिकन जो है गल जाएगी। सही। अच्छा, क्योंकि देसी चिकन होती है तो उसमें ज़रा टाइम लगता है गलने में, और बहुत सारे लोग फिर उसको प्रेशर भी दे रहे होते हैं, तो वो ठीक है, जो भी आप जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ही रोक। हाँ जी, बनने जा रहा है बलोची चिकन मसाला। वक्फे पे जाने से पहले ये वाला पोर्शन तैयार हो जाए। जी, हम अभी दिखा देते हैं आपको
जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या कर लिया था, चिकन को मैरिनेट करके और ये हमने इसको पका लिया था, ठीक है। तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया था और उसमें हमने चिकन को मैरिनेट करके और उसको हमने फ्राई कर लिया, ये डन हो गया था। अच्छा, अब क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको और शॉर्टकट कर दूं। मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर को जस्ट क्या किया, गला लिया, ठीक है। अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था वो अब इसमें हम डालेंगे। ये भी हमने ऑयल में डाला था? ये इसमें ऑयल बहुत लाइट, इसी में से मैंने ऑयल लेके ठीक जो है इसको कर लिया। ये मैंने शॉर्टकट कर दिया है। आप जब घर में करेंगे तो जब ये चिकन हाफ डन होगी तो फिर आप उसमें प्याज टमाटर डाल के उसको मिक्सअप करेंगे। क्या बात। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें, ठीक है, ये वाली जो हमने काट के रखी थी, हरी मिर्चें डाल देंगे। और हमने मसाला पीसा था अनारदाना, ये स्पेशल है, उसके साथ चाट मसाला और उसके साथ हमने इसमें डाल दिया था अजवाइन, ठीक है। ये हमने मसाला इसमें ऐड कर देना है और उसके साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, ठीक है, चिकन में हमने डाल दिया था। और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारे पास बलोची चिकन मसाला हो जाएगा तैयार। अब देखें इसकी लुक, देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त आ गई है और ये बहुत मज़ेदार लगता है, स्पेशली जी। और ये स्पेशली पराठे के साथ और तंदूरी नान के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और आप अगर राइस लवर हैं मेरी तरह तो आप इसको ज़ीरा राइस वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे आप देखें कढ़ाई ले ली थी और उसके साथ मैंने कुछ सलाद काट के रख दिया है, ठीक है। और उसके बाद ही हम इसको लैंप्स अपने ऑन करते हैं, सारी तैयारी और रेडी कर लेते हैं। चलिए, तो अब इसको हम प्रेजेंट कर देंगे। और अच्छा, मसाला चिकन का मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकैप देता हूँ। हमने क्या किया था, चिकन में आपने तमाम स्पाइसेस जो आपको लिखवाए गए हैं वो आपने तमाम स्पाइसेस जो हैं वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। और उसमें हमने ऐड कर दिया था नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया था, ठीक है, धनिया पाउडर, ज़ीरा, उसके साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, लिस्ट आ रही है। और इसमें हमने दही की जगह मैंने इसमें ऐड किया था, चिकन में दही की जगह हमने डाल दिया था सिरका, ठीक है। अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल लीजिए और सिरका डालना चाहें तो सिरका डाल लीजिए। उसके बाद हमने चिकन को पकने रखा। जब चिकन हमारे पास अच्छे से गल गई उसमें आप प्याज टमाटर जो चॉप करके रखता वो डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए और उसके साथ हमने एक मसाला जो पीसा था वो मसाला जो पिसा हुआ मसाला था वो डाल के और इसको आपने अच्छे से मिक्सअप करना है। और ये हमारे पास बिल्कुल से तैयार है। बस इसको अब हम डिश आउट करेंगे और इसको आप अच्छा, मैंने आपको रेगुलर शो में फ्राई कुलचा भी सिखाया हुआ है, तो अगर आप उसको इसको फ्राई कुलचे के साथ भी सर्व करें तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। कहाँ से जोड़ के लाए, देखें वो फ्राई कुलचा सिखाया था ना, वो उसके साथ खाना। वाह वाह वाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको हम सर्व कर देंगे। खुशबू कैसे आ रही है शब्बीर भाई? जबरदस्त। और ये इस तरह की डिशों की खुशबू आपके कपड़ों में भी आ जाती है और चेहरे पे भी आ जाती है। जो आपसे गले मिलता है वो उसको ऐसा लगता है कि बलोची चिकन मसाले से गले मिल रहा हूँ। अच्छा, एक मैं अभी उसमें मॉल में गया था तो वो परफ्यूम उन्होंने कहा सर वो परफ्यूम चेक कर लें, चेक करेंगे, मैं करा दें। हाँ। तो वो परफ्यूम का जो फ्लेवर था ना वो अदरक का फ्लेवर था। अच्छा। तो मैंने कहा यार अदरक का तो वैसे ही हमसे खुशबू आती है, परफ्यूम भी अदरक का ही लगाए। कोई नई चीज़ लाओ, गाजर मूली। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये रोटी से खाने की पेट भर के इफ्तार के बाद ज़मीन पे बैठ के। बिल्कुल। और सलाद भी साथ साथ। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी कढ़ाई नहीं खाई जाती, लाइक खाली बोटियां होती हैं तो मसाला नहीं होता, तो इसमें मसाला भी आपको बहुत मसाला, ग्रेवी काफ़ी है, ठीक है। तो आपको इसमें आपके तरीके से खाना है कि आपके कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि ये ड्रेसेस और वार्डरोब हमें भेजा है जे डॉट ने। बिल्कुल, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। और जे डॉट का बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह। तो हमारी रेसिपी कंप्लीट है, डिश हमारे पास हो चुकी है। और यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सैक का, SSC का, जिन्होंने तमाम प्रोडक्ट्स हमें भेजी हुई हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं। और सहरी में और अफ्तारी में आप इनका ये जो कहवा है ये आप ज़रूर पीजिए, इससे आपका जो आप कह लें कि वेट जो है आपका वो गेन नहीं करते आप और बहुत सही आपका रहता है। उसके साथ चिकन पाउडर इनका बहुत परफेक्ट, हर चीज़ में आप इसको ऐड कर सकते हैं।
अगर दाल पका रहे हैं और चिकन का फ्लेवर चाहिए तो चिकन पाउडर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते वाह हैं। वाह वाह, मस्टर्ड और एसेंस, बिल्कुल फूड कलर्स, हर चीज़। तो ईद के तीनों दिन भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे डेजर्ट्स में हम सैक की चीज़ों का इस्तेमाल आपको बताएंगे। तो चलिए, क्लासिक का बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत ग्लैम गैस शुक्रिया, एनेक्स का बहुत शुक्रिया और आप सबका देखने का शुक्रिया।